बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में से एक टॉपिक समझेंगे और इस टॉपिक का नाम है रेशो। अब रेशो को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, इसकी हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। तो हम कहते हैं अ रिलेशन, ये एक रिलेशन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ के दरमियान ये एक रिलेशन होता है। अब जो हमारे पास टू क्वांटिटीज़ होनी चाहिए उसकी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि वो दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए। तो आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड सो देयर रेशो इज़ रिटन एज ए रेशो बी। अगर हमारे पास ए और बी दो रेशोज़ हैं और वो दोनों सेम काइंड की हैं, तो फिर इनको लिखने का तरीका ये है कि एक रेशो लिखने, ये बीच में रेशो की अलामत लगाएंगे। ये जो दो नुक्ते होते हैं इनको रेशो कहते हैं। और जो सेम काइंड की दो क्वांटिटीज़ हैं, एक को हम ए का नाम दे देते हैं और एक को बी का नाम दे देते हैं, तो फिर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए रेशो बी लिखेंगे। अब इसकी एक मिसाल से इस चीज़ को समझते हैं। मसलन वो ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल की लेंथ है, इज़ 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ शार्पनर, कि जो शार्पनर है उसकी लेंथ को अगर हम 5 टाइम्स बढ़ाएं तो वो पेंसिल के लेंथ के इक्वल आती है। मिसाल के तौर पर इधर मैं एक पेंसिल बनाता हूँ। अब ये जो पेंसिल मैंने बनाई है इसकी जो लेंथ है ये 5 टाइम्स ग्रेटर है लेंथ ऑफ शार्पनर के। मसलन हमारे पास अगर एक शार्पनर है तो इसके लेंथ जो है, इसको अगर हम 5 टाइम्स करें, यानी कि ऐसे शार्पनर कितने हों, 5 हों, तो उनको अगर यूं जोड़ कर रखा जाए और उनकी जो लेंथ बनेगी वो पेंसिल की लेंथ के इक्वल आएगी। तो इसको हम फिर इस तरीके से लिखेंगे कि जो लेंथ ऑफ पेंसिल है वो 5 टाइम्स है किसके, लेंथ ऑफ शार्पनर के। तो फिर इसके नीचे आपने ये लिखना है, शार्पनर के नीचे आपने लिखना है 1 और पेंसिल के नीचे, लेंथ ऑफ पेंसिल के नीचे आपने लिख देना है 5। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि पहले आप लेंथ ऑफ शार्पनर लिखें और बाद में लेंथ ऑफ पेंसिल लिखें। अब जो शार्पनर है इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। तो अगर इसको हम 5 टाइम्स ग्रेटर करें या मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ पेंसिल के बराबर आ जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो आएगी वो आएगी 1:5 आएगी। तो इस तरह ये जो ऊपर हमने मिसाल समझी है, इन अबव एग्जाम्पल द सेम काइंड इज़ लेंथ। तो क्वेश्चन में या इसकी डेफिनेशन में हमने एक ये लफ्ज़ पढ़ा था सेम काइंड, के जो रेशो होती है वो सेम काइंड की क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है। तो इस सवाल में अगर हम देखें तो जो सेम काइंड की चीज़ है वो क्या है, लेंथ है। तो आप रेशो ले रहे हैं लेंथ के दरमियान। तो इसको आप यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो डिफाइन रेशो को इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि अ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन होता है कि आप कंपेयर करते हैं किसको, बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड की दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। कंपैरिजन कह लें या रिलेशन कह लें। तो ऊपर वाली डेफिनेशन में इस जगह पर रिलेशन लिखा है और आप रिलेशन की जगह कंपैरिजन भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात आपने जो याद रखनी है वो ये है, यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द रेशो बाय द सेम नंबर। आप सेम नंबर से जो रेशो है इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन समझते हैं, उसके अंदर आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि किस तरह आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। मसलन यहाँ पर मैंने रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है वो ये लिखा है, इफ़ ओल्ड प्राइस ऑफ बुक, जो किताब है उसकी जो पुरानी कीमत है वो है जी 990 रुपीज़ है, एंड न्यू प्राइस इज़ 1200, यानी कि जो किताब है वो पहले 990 की मिल रही थी, अब उसकी जो नई प्राइस है वो कितनी है, 1200 है। देन फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस, कि अब आपने जो रेशो है वो मालूम करनी है कि जो इंक्रीज़ प्राइस है उसके दरमियान, के पहले और बाद वाली जो कीमत है इसके दरमियान जो इजाफ़ा हुआ उसके दरमियान आपने
रेशो फाइंड करनी है। तो इधर हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस और इस साइड पर लिख देंगे न्यू प्राइस और इसके दरमियान में हमने रेशो का साइन जो है वो लगा देना है। अब हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस कितनी थी 990, इस जगह पर 990 आ जाएगा और इस जगह पर 1200 आ जाएगा। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये डिवाइड हो रही हैं 10 से, यानी कि इसके लास्ट पर भी ज़ीरो है, इसके लास्ट पर भी ज़ीरो। अगर ज़ीरो आखिर में आ रहा हो तो इसका मतलब वो 10 पे डिवाइड होते हैं। दोनों को हम 10 पे डिवाइड करेंगे, तो इस साइड पर भी हमने 10 पे डिवाइड किया, इधर भी 10 पे डिवाइड किया। ये आ गया 99 और ये आ गया 120। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको मज़ीद हम किस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 के ऊपर दोनों टर्म्स डिवाइड हो सकती हैं। दोबारा इन दोनों को 3 पर डिवाइड किया तो 99 को 3 पर डिवाइड करेंगे 33 आ जाएगा और 120 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। सो प्राइस इंक्रीज्ड इन द रेशो 33:40। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अगर वो किताब पहले 33 रुपीज़ की, ये सिंपल फॉर्म है रेशो की, 33 रुपीज़ की आ रही थी, अब वो कितने की आएगी 40 की आएगी। तो ये हमने जो रेशो है वो फाइंड किया और इन दोनों में जो सेम काइंड की चीज़ है वो क्या है, प्राइस है। तो प्राइस के दरमियान हमने रेशो मालूम किया। ये नहीं आपने करना एक साइड पर प्राइस हो और दूसरी साइड पर आप नंबर ऑफ़ पेजेस लिख लें या कोई और चीज़ लिख लें। तो एक साइड पर प्राइस हो, दूसरी साइड पर आप कहें जी हम लेंथ लिख लें। तो इस तरह की दो चीज़ों के दरमियान रेशो नहीं होती है। रेशो हमेशा सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है। तो इस तरह ये इसका एक क्वेश्चन है जो हमने समझा। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं इफ़ न्यू मैस ऑफ ज़ुबैर, जो ज़ुबैर है उसका न्यू मैस यानी कि जो उसका वज़न है वो 90 kg है एंड द ओल्ड मैस वाज 120 kg। तो पहले उसका जो पुराना वज़न है जो पहले चंद माह पहले था वो 90 किलो था, अब जो है वो 120 है। देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज मैस। अब आपने डिक्रीज़ मैस के दरमियान रेशो मालूम करनी है। बल्कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि पहले उसका वज़न 120 था और अब उसका यानी कि जो न्यू मैस है वो कितना है 90 है। अब इसके दरमियान डिक्रीज़ रेशो मालूम करें। तो डिक्रीज़ जो मैस के अंदर आया उसके दरमियान आपने रेशो मालूम करनी है। आप लिखेंगे जी सोल्यूशन न्यू मैस रेशो ओल्ड मैस। अब न्यू मैस 90 kg है और जो पुराना मैस है उसका यानी कि जो उसका वज़न है वो 120 kg है। तो 7 kg लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो रेशो होती है इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब आपने इन दोनों टर्म्स को 10 पे डिवाइड करना है। तो इधर 9 आ जाएगा और इस जगह पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि एक ज़ीरो इधर ख़त्म हो गया, ऊपर ख़त्म, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब ये दोनों जो टर्म्स है दोबारा 3 के ऊपर डिवाइड होती हैं, इस वजह से इन दोनों को दोबारा 3 पे डिवाइड करेंगे। जब 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे इधर 3 आ जाएगा, 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा। तो हम ये लिखेंगे सो मैस डिक्रीज़ इन द रेशो ऑफ 3:4 कि पहले अगर उसका जो मैस है वो 4 है तो अब कितना हो गया जी 3 हो गया, यानी 3 kg हो गया। अगर वो पहले 4 किलो उसका वज़न था तो अब कितना वज़न हो गया जी 3 किलो हो गया। तो 1 किलो उसके वज़न के अंदर डिक्रीज़ आया है अगर सिंपल जो रेशो है उसके हिसाब से देखें। और अगर 120 kg है तो उस हिसाब से उसका जो वज़न है वो कितना हो जाएगा 90 kg हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं जो इसके अंदर डिक्रीज़ आया है वो कितना आया 3:4 का आया। तो इसके बाद एक और टॉपिक है, इसको कहते हैं जी कॉन्टीन्यूस रेशो। अब कॉन्टीन्यूस रेशो क्या है इस चीज़ को समझते हैं। कॉन्टीन्यूस रेशो के अंदर आपने ये कहना है कि इफ़ द टू रेशोज़, हमारे पास दो रेशोज़ हैं, एक रेशो है जी A:B और जो दूसरी रेशो है वो है B:C। ये हमारे पास दो रेशो हैं। आर गिवन फॉर 3 क्वांटिटीज़ और हमारे पास क्वांटिटीज़ कितनी है 3 हैं, एक A है, एक B है और एक C है और इनके दरमियान दो रेशोज़ हैं, मसलन A:B और B:C है। तो ऐसी जो 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो होती है जो इस फॉर्म में लिखी जाती है इसको हम क्या कहते हैं कॉन्टीन्यूस रेशो कहते हैं। और ये इस तरीके से लिखी जाती है A:B
रेशो सी। तो पहले दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होती थी, उसको हम लिखते थे ए रेशो बी। तो अब 3 है तो ए रेशो बी रेशो सी, और इसके अंदर हमारे पास 2 रेशोज़ अलग-अलग भी होती हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ए रेशो बी को ऊपर लिख देते हैं, और जो बी रेशो सी है इसको हमने नीचे लिखना है, लेकिन इन दोनों में बी कॉमन है, तो इस वजह से बी को हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। अब ये वाला ए नीचे आ जाएगा, ये वाला बी इस जगह पर आ जाएगा, और ये वाला सी आप नीचे लिख देंगे। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ए रेशो बी रेशो सी, इसको इस तरह लिखते हैं। अब हम कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल द रेशो ऑफ अलीज़ इनकम, जो अली है उसकी जो माहाना आमदनी है, जो वो पैसे कमाता है, टू अहमद इनकम, और जो अहमद की इनकम है, इनके दरमियान रेशो कितनी है, 3:5 है। इसी तरह जो रेशो ऑफ अहमद इनकम एंड इरफान इनकम, इन दोनों की जो रेशो के दरमियान इनकम है वो कितनी है, 7:10 है। तो ये 2 किस्म की हमारे पास रेशोज़ आ गई हैं। अब हमने इसकी जो कॉन्टीन्यूस रेशो वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अलीज़ इनकम, फिर लिखेंगे अहमद इनकम। इन दोनों की इनकम ये बताई हुई है, अली इनकम और अहमद इनकम किसके बराबर है, 3:5 के बराबर है, ये इस जगह पर लिख देंगे। और दूसरे नंबर पर जो उन्होंने इनकम बताई है वो किसकी बताई है, अहमद की और इरफान की। ये देखें, ये अहमद की इनकम है और ये किसकी इनकम है जी, इरफान की इनकम है। तो इधर आप पहले अहमद लिख लेंगे और इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, इरफान लिख देंगे। और इनकी इनकम कितनी है, 7:10। तो इधर लिखेंगे 7 और इस जगह पर लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। ये जिस तरह एरो है इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, या 3 को मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, तो कितना आ जाता है, 21 इधर लिखेंगे। फिर इसने ऊपर मल्टीप्लाई होना होता है, 7 ने मल्टीप्लाई होना 5 से, तो ये आ जाएगा 35। फिर 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस साइड पर नीचे जो टर्म है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 50, यानी कि 21 और इधर 35 और इधर क्या आ गया 50 आ गया। और ये जो साथ मैंने ये साइन लगाए हुए हैं ये मल्टीप्लाई के हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इन टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये तरीका होता है कॉन्टीन्यूस रेशो को सॉल्व करने का। इसका एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसकी समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो एग्जांपल इधर लिखी हुई है दूसरी, या जो क्वेश्चन है वो ये है, इन अ बेकरी द रेशो ऑफ सेल ऑफ ब्रेड टू जैम, यानी कि ब्रेड और जैम की जो सेल हुई है उनके दरमियान रेशो ये है। मसलन 4 ब्रेड्स जो हैं वो बेची गई हैं और 3 जो जैम्स के जार हैं वो उन्होंने सेल किए हैं। और इसी तरह सेल ऑफ जैम एंड एग, और दूसरे नंबर पर जो जैम है और एग है इनके दरमियान जो सेल हुई है वो ये हुई है। अगर 3 जैम के जो जार हैं वो सेल हुए हैं, तो 12 जो एग्स हैं वो सेल हुए हैं। अब इनके दरमियान कंटिन्यूस रेशो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रेड और जैम, और इनके दरमियान जो सेल हुई है वो कितनी थी, 4:3 थी। और दूसरे नंबर पर जैम और एग थे, ये जैम है और ये एग है, तो इनके दरमियान जो रेशो है वो है 3:12। तो इधर लिखेंगे 3 और इधर लिख देंगे 12 लिख देंगे। अब आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इस तरह एक और इसका कंटिन्यूस रेशो का जो है वो क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इधर लिखा हुआ है कि एक जी मैथ का टेस्ट है, उसके अंदर अब्दुल्ला और फ़हद और मोहसिन ये 3 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने जो नंबर हासिल किए हैं वो कुछ इस तरीके से किए हैं। अब्दुल्ला और फ़हद के जो नंबर हैं इनके दरमियान जो रेशो है वो 7:5 है। फ़हद और मोहसिन के जो नंबर्स हैं इनके दरमियान जो रेशो है वो 9:6 है। अब आपने इनके दरमियान कंटिन्यूस रेशो जो है वो फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूस रेशो के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ ऊपर लिख लेंगे जी अब्दुल्ला, फिर लिख लेंगे फ़हद और फिर लिख लेंगे मोहसिन। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू लिखनी है इस इधर से देखकर अब्दुल्ला और फ़हद की। अब्दुल्ला और फ़हद की जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं 7:5। तो इधर हम लिखेंगे 7, फिर ये रेशो 5। दूसरे नंबर पर है जी फ़हद और मोहसिन। फ़हद के कितने रेशो है जी 9 और मोहसिन की कितनी रेशो है 6। ये 9 और 6 को हमने इस जगह पर नीचे लिख लिया। अब सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करें, 7 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ 63 आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 45 आ जाएगा, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये इनकी रेशो आ जाएंगी, इनको इसको कहेंगे कंटिन्यूस रेशो। 36 रेशो 45 रेशो 30, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमने रेशो, फिर रेशो वाले जो क्वेश्चंस थे उनको हमने समझा कि सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं, फिर कंटिन्यूस रेशो क्या होती है, और कंटिन्यूस रेशो के हमने चंद एक सवाल किए हैं। तो उम्मीद है आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।